नमस्कार, मैं हैदर अब्बास। जैसा कि आप जान रहे हैं, इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के दौरान इज़राइल पर लगातार तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इसमें से कई आरोप मानवाधिकार से संबंधित हैं, जिसमें इज़राइल के द्वारा फ़िलिस्तीन पर पानी बंद कर देने के कारण मानवाधिकार आयोग और यूनाइटेड नेशन ने उनसे कहा है कि इस तरीके की अमानवीय हरकतें नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जंग के भी कुछ नियम होते हैं। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस ने इज़राइल को जताया है कि आप जंग के दौरान उनके नियमों का पालन ज़रूर करें, जिस पर इज़राइल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया हो। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इज़राइल का ये कहना सही है, क्योंकि जैसा कि हमारे मुल्क पर भी कई बार इस तरीके के हमले हुए, पर भारत ने कभी भी इस तरीके के हमलों के दौरान अपने मानवीय अधिकारों या दूसरे के मानवीय अधिकारों का शोषण नहीं किया। और हमें इस बात से गर्व महसूस होता है कि हमारे देश ने भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी और तीनों लड़ाइयों में कभी भी भारत के ऊपर मानवाधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं आई है। इज़राइल भी लगातार इस बातों का खंडन कर रहा है कि उसने किसी तरीके का मानवाधिकार का हनन किया है, और लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने इज़राइल की दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। उसमें से हुआ ये है कि इज़राइल के एक तोप के गोले ने रॉयटर्स के एक पत्रकार की मौत हो गई है और बीबीसी और अन्य कुछ एजेंसीज़ के पत्रकार घायल हो चुके हैं। इज़राइल ने यह गोला लेबनान की तरफ दागा था और लेबनान में जो लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को ये गोला लगा और रॉयटर्स के एक पत्रकार की मौके पर मौत भी हो गई है। और इसकी सूचना खुद रॉयटर्स और बीबीसी ने भी अपने हैंडल्स पर दी है कि हाँ, जो घटना सोशल मीडिया पर चल रही है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर घबराने वाली बात इज़राइल के लिए ये भी है कि इज़राइल वो कंट्री है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको कोई छू नहीं सकता, और इसने 6 अरब ममालिक को एक साथ हरा दिया था, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 6 दिन की जंग में। और आज हालात ये हैं कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ निपटने में भी इनको 7 दिन हो चुके हैं, और ये जंग अभी आगे कितनी जाएगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया सकता है। और इस जंग में इज़राइल के लिए एक और मुसीबत पैदा हो गई है, वो है रशिया। रशिया ने इज़राइल को चेतावनी दी है कि आप इस तरीके के हरकतें ना करें कि रशिया को इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। और अगर रशिया इस जंग में इन्वॉल्व होता है तो जो यूक्रेन के साथ हुआ है वही फ़िलिस्तीन और हमास के साथ देने पर इज़राइल के साथ भी हो सकता है, क्योंकि रशिया अपने आप में काफ़ी बड़ी सुपर पावर है। इस बात से इज़राइल पूरी तरीके से सहमत है और वो काफ़ी डरा हुआ भी है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अजीब सी चौंकाने वाली हैं। वो ये है कि इज़राइल जैसा ताकतवर मुल्क जिस तरीके से अपने बयान देता है कि हम हिज़्बुल्लाह से डरे हुए हैं, हम हमास से डरे हुए हैं, वो इन छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों से अगर डर गया है तो वो किस बेस पर अपने आप को वर्ल्ड में सुपर पावर बताने की कोशिश करता था, ये भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह हो सकता है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी बड़े देश को काउंटर कर सकते हैं, हम किसी बड़े देश का मुकाबला कर सकते हैं, वो लगभग हर अरब ममालिक को ये कहता था कि हम तुम्हें चुटकियों में नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। आज वो हमास और हिज़्बुल्लाह से डर रहा है, जो कि छोटे आतंकवादी संगठन हैं, और उनके पास भी जो हथियार आते हैं वो स्मगलिंग के द्वारा ही आते हैं, ये जग ज़ाहिर है। तो इतने कम तादाद में हथियार होने के बाद अगर हिज़्बुल्लाह और हमास से इज़राइल डर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्या इज़राइल ने अब तक जिन बातों को दुनिया के सामने रखा था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक खोखला दिखावा थी। आगे जैसी भी अपडेट आती रहती है हम आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। हमारी नज़र भी इस पे बनी हुई है, और अभी जानकारी यही है कि इज़राइल हमास के साथ साथ लेबनान पे भी हमला करने की सोच रहा है, और अभी इज़राइल सीरिया के भी 2 एयरपोर्ट्स पर हमला कर चुका है। यानी उसने अपने साथ सीरिया को भी इस जंग में शामिल करने के लिए न्योता दे दिया है। अब आगे देखते हैं क्या हालात होते हैं। धन्यवाद।